विधायक, सांसद, मंत्री और अब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये हैं 72 साल के बैजनाथ रावत। जान रहे हैं ना, ये है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। जितने विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं, सरकार के पास मुख्यमंत्री सरकार में जितने विभाग हैं, उन सब में अनुसूचित जाति की जहाँ हक तलफी होगी वहाँ पर हमारा हस्तक्षेप है। आप सिंपल इनसे मिल सकते हैं, बैजनाथ रावत जी से। तो और कई बार के सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, कभी कोई दिखावा नहीं, कभी कोई जो है वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं। आप चलते हैं बैजनाथ रावत जी से मिलते हैं, देखते हैं कैसा उनका काम है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सामने, ये बाराबंकी से हैदरगढ़ जाने वाला रास्ता है। तो बैजनाथ रावत जी का जो घर पड़ता है, आवास पड़ता है, ये नई सड़क जाने वाले, कोठी से नई सड़क जाने वाले रास्ते पर है। और ये पीछे हम यहाँ पर जो है केसरगंज चौराहा था, इसके आगे आ चुके हैं। केसरगंज चौराहे के आगे बताते हैं कि एक चौराहा है, वहां से मुड़ता है भुलभुलिया गांव के लिए। चलते हैं वहीं पर। ये आप देख रहे हैं इधर, ये जो है, ये जो भाजपा के हैदरगढ़ के विधायक हैं दिनेश रावत, यहाँ पर है। चौराहे से बाएं तरफ ये देखिए टिड़वा संपर्क मार्ग है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा ये सड़क बनाई गई है। और ये जो है, ये जो बैजनाथ रावत जी का आवास पड़ता है, इसी रोड पे है। ये सामने बताया जा रहा है कि आगे जो है भुलभुलिया गाँव है। तो आज हम आपको बैजनाथ रावत जी से मिलाएंगे। SC/ST आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उनको काफी मानते हैं कि ईमानदारी उनकी है, इसीलिए बैजनाथ रावत जी को अधिकांश लोग पसंद ज्यादा करते हैं। ये देखिए, ये बैजनाथ रावत जी के घर की तरफ जाने वाला रास्ता है। पानी भरा है, पानी RCC पे भरा हुआ है। लग रहा है शायद नाली यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। चलिए पूछेंगे बैजनाथ रावत जी से। बैजनाथ रावत जी के घर के पास हम पहुंचने वाले हैं और ये रास्ता वही भुलभुलिया गांव के तरफ जाने वाला है। तो भुलभुलिया गांव हम पहुंच चुके हैं। यहीं पर जो है घर है, सामने देखिए दरबार लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है सुबह से हमको लग रहा है जो है जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि बैजनाथ रावत जी काफ़ी चर्चा में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और कई स्टेटों में जाने जाते हैं ईमानदारी। देखिए, यही है बैजनाथ रावत जी, सीधे सरल स्वभाव से। और आप इनकी स्थिति देखिए, यहाँ हम पब्लिक में ऐसे ही मिलते जुलते हैं, कभी कोई दिखावा नहीं, कभी कोई जो है वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं। आप सिंपल इनसे मिल सकते हैं, बैजनाथ रावत जी से। तो और कई बार के सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात बताएं कि काफी, अब हमको लग रहा आपकी उम्र भी 72 साल के हो चुके हैं बैजनाथ रावत। बाराबंकी के भुलभुलिया गांव में हैं, और ये भुलभुलिया गांव जो है ये बैजनाथ रावत जी का है। जन सुनवाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह से दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अध्यक्ष जी हैं, लिखा पढ़ी करने में जो है कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं ये सुबह से बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ गांव में आया हुआ हूँ, तब से जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं पूछ रहे हैं, कई तरह की चिट्ठियां भी बना रहे हैं। तमाम सारे जो है काम आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं जो लिख नहीं पाते, उनका भी ये लिखने में मदद कर देते हैं। काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बातचीत करेंगे आज। क्या कुछ दिक्कत हो रही है इस समय? लंबे समय से देख रहे हैं आपको, कुछ दिक्कत हो रही है? आप ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है काम पे, और दिन का दिन हम देख रहे हैं कि दिन का दिन आप जितना आपकी उम्र बढ़ रही है उतनी जिम्मेदारी भी आप ज्यादा ले रहे हैं। तो ये बैजनाथ रावत जी हैं, SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार के आप देखिए बहुत चहेते अध्यक्ष जी हैं। बैजनाथ रावत जी पूर्व में सांसद रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सरकारी टीचर भी रह चुके हैं। तो पूछते हैं बैजनाथ रावत जी से, काफी पैसा कमाते होंगे, क्यों? क्योंकि भाई इतने पद हैं, इतने पद होने के बाद
लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, पेंशन ही बहुत सारी आ रही होगी। वास्तव में जो जैसे विधायक के आप चुनाव लड़े, सांसदीय लड़े, तो क्या उसके बाद उसकी पेंशन मिलती है लोगों को? लड़ने की नहीं मिलती है। हाँ चुनाव जीतने हाँ। पर हम्म, अगर चुनाव जीतने के बाद हम्म, शपथ ग्रहण विधानसभा में हो जाए हम्म, तो वो व्यक्ति तो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। हम्म, और एक साल हम्म, की जो अनुमान्य पेंशन है वो उसको 25,000 हम्म, और आज की तारीख में वो 31,000 हो गई है हम्म, न्यूनतम। अभी अच्छा। 25 थे, अभी ये यदि 4-6 महीने से हम्म, 31,000 न्यूनतम हो गई है। हम्म, तो विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण कर ले विधायक हम्म, तो उसको एक साल को मान के हम्म, उसको 25,000 31,000 पेंशन होगी। अच्छा। फिर अगर 5 साल बीतता हम्म, हो हम्म, तो जो शेष 4 साल बचेंगे हम्म, उसके 2,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 4,000 8,000 वो मिलेंगे। हम्म, तो 31 और 8 39,000 उसको पेंशन मिलेगी हर महीने? हर महीने। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जब पद से हटेगा तब, हम्म, जब तक विधायक रहेगा तब तक पेंशन उसको नहीं मिलेगी। हम्म, अगर चुनाव जीत गया दोबारा तो हम्म, पेंशन का हकदार नहीं है। पेंशन का अच्छा हकदार तब है जब वो अपने दायित्व से मुक्त होगा तब। अच्छा। जैसे आप पिछले विधायक रहे, तो उसके बाद विधायक फिर की भी? कोई पेंशन हाँ, नहीं मिलती थी, अच्छा। कोई नहीं मिलेगी। हाँ, और जब पद से हट जाएंगे तब पेंशन मिलेगी। तो फिर आप विधायक जब हुए उसके बाद वो नहीं सब मिलेगी? बंद हो गई पेंशन। अच्छा, सारी बंद हो जाती है। हाँ हाँ सांसद आप रहे हैं हाँ, तो सब बंद तो हो जाती है, सांसद वाली भी क्या? बंद हो जाती है। अच्छा, जब नहीं रहेंगे तब आपको तभी मिलेगी? मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तब दोनों मिलेंगे। तो जैसे अभी आप आयोग के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपको विधायक और उसकी पेंशन मिलती हाँ है? हाँ, हमको पेंशन मिल रही है। अच्छा, हाँ, कितनी पेंशन मिलती है? पेंशन हमको मिल रही आज की तारीख में 70,000 के आसपास है। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों मिला के 70,000 है। बहुत कम पेंशन है। हम कार्यकाल हमारे कहाँ रहे। अच्छा। हम जब 91 में चुनाव जीते थे हम्म, और मंत्री बने थे उस हम्म, समय केवल 15 महीने सरकार चली थी। हम्म, उसके बाद 93 में जब हम दोबारा चुनाव जीत गए हम्म, तो वो 22 महीने सरकार चली थी। अच्छा। 22 17 से 22 केवल हम 5 साल रहे हैं। हम्म, और लोकसभा 98 में जीते थे वो 13 महीने बाद गिर गई थी। तो हमारे पास जो महीने के कार्यकाल हैं वो महीने हमको 4 चुनाव हम जीते थे। 20 साल हमको पद पर रहना चाहिए था और 20 साल के बजाय केवल हमारे लिए 8 साल बचते हैं। 8 साल हम पद पर रहे हैं। 20 साल के बजाय हम 8 साल में ही हमारे 3 विधायकी 1 सांसदी बीत गई। अच्छा इसलिए हमारी पेंशन कम है। अच्छा, मतलब इसमें भी एक लफड़ा है। हाँ जैसे सरकारी कर्मचारी जब जैसे हो जाता है उनमें रिटायर होना, वो हाँ अलग है। हाँ, और इसमें महंगाई भत्ता हमारे में नहीं लगता। अच्छा। जो जो निर्धारित है वो उतना ही है, आगे बढ़ता नहीं। लोग कहते हैं ना कि विधायक सांसद हो जाते तो उनकी पेंशन हाँ की हाँ, मांग चले पेंशन ना, शब्द है, पेंशन तो शब्द है। लोगों के जैसे लेकिन रिटायरमेंट हो गए तो वो लोग सवाल ये उठाते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन काट दिया हाँ और उनका विधायक उनका सांसद हाँ हैं। हाँ, हाँ, उनका जी। बैठो लोग हाँ बेवराम हाँ, उनका जो मूल वेतन होता है पेंशन की आधी दी जाती है, ये उनके में है। हमारे अच्छा। में वेतन का आधा नहीं है। हमें ऐसे अभी 25,000 रुपए थी, मतलब आप विधायक और सांसदीय पेंशन मिला के लगभग 70 के आसपास है। 70-71? हाँ ये कह रहे हैं कि अभी आयोग के अध्यक्ष आप बने हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ ज्यादा प्रेशर है यहाँ भी। ये देखिए भीड़ लग गई है दरबार, सुबह बैठते हैं, किस तरह की समस्याएं आपके पास में आती हैं? जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी सरकार के जितने विभाग हैं सबकी समस्याएं, जैसे भूमि का विवाद आ जाएगा, अच्छा। नौकरी से संबंधित विवाद आ जाते हैं और जमीन के विवाद आ जाते हैं, मारपीट कहते हैं मुख्यतः राजस्व के और सर्विस मैटर और मारपीट, इस तरह के 4-5 मतलब तरह के। आयोग वाले जो आपके? नहीं आयोग नहीं, ये हम यहाँ तो सबके सुनते हैं, यहाँ अच्छा, आयोग सब नहीं। कुछ। हाँ हाँ, यहाँ वहाँ केवल अनुसूचित जात की बात हम सुनते हैं। हाँ। अनुसूचित जात के लिए उस कुर्सी पर जब बैठते हैं तो अनुसूचित जात के जहाँ जहाँ उत्पीड़न होते हैं उन समस्याओं को हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसमें भी राजस्व मैटर है, सर्विस मैटर है, मारपीट के मैटर हैं, तो और अदर अन्याय जो भी अनुसूचित जात का
अनुसूचित जाति उत्पीड़न की श्रेणी में जितने बातें आती हैं उसमें चाहे नौकरी का मामला हो, अच्छा। चाहे जमीन के कब्जे के मामले हो, तो इस तरह से जितने विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं, सरकार के पास मुख्यमंत्री नहीं, सरकार में जितने विभाग हैं उन सब में अनुसूचित जाति की जहाँ हक तलफी होगी वहां पर हमारा हस्तक्षेप है। तो ये अभी देख रहे हो कि आंकड़ा भी ज्यादा आप ज्यादा तो इधर भी बैठते हैं उधर भी बैठते हैं। हाँ तो हाँ, वहाँ भी इस बार यहाँ तो हम इतवार उतवार बैठते हैं रोज। अच्छा। सवेरे अगर घर में रहते तो रोजाना घर पर लोगों हाँ। समस्या सुन लेते हैं। हाँ। ये हम जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम जब से मतलब हम 91 से हम ये सब करते चले आए हैं, लगातार पद पर रहे हों चाहे ना हो, हम इतवार के दिन जनता के लिए खुला छोड़ते हैं। उस दिन हम घर पर मिलेंगे और चाहे हम विधायक सांसद रहें चाहे न रहें। वो तो मैंने देखा हाँ, है। ये जनसेवा हमारा हमेशा रहता है। अच्छा ये बताइए कि लोग सांसद विधायक यहाँ छोटा सा सभासद हो जाता है तो अपना काफी बना उना लेता है, आपने कुछ ज्यादा खास बनाया नहीं। और क्या आखिर ये बताइए कि पैसा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में लोगों के पास में। कह रहे हैं कि अगर देखिए चुनाव लड़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं, प्रधानी चुनाव में ही लंबा लंबा खेल हो जाता है। आपने नहीं सोचा कुछ आगे बच्चों के लिए बनाए, कुछ रिजर्व करके रखें? पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। बहुत लोगों के धन रहे और बच्चे नालायक नहीं, सब चला गया। बहुत माँ बाप के पास नहीं था और बच्चे होनहार है, सब अर्जित कर लिया। तो बेईमानी भ्रष्टाचार का कोई मतलब हमसे नहीं है। आप नहीं करते लेकिन लोग देखते हैं, उस दिमाग तो कहीं ना कहीं वहीं लगाते हैं। एक अधिकारी बन जाता है तो वो भी दिमाग लगाता है कि उसकी तनख्वाह ना निकले और साइड वाला पैसा आवे तो उससे काम चलता रहे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी योगी जी हैं, दूसरे दलों की विचारधारा से अलग हैं, दूसरे नेताओं की विचारधारा से अलग हैं। उन पर दूसरे विचारधारा के नेताओं का प्रभाव नहीं पड़ा उनके जीवन में। तो जिनकी आप चर्चा करते हो उनकी विचारधारा का हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारी अपनी एक अलग विचारधारा है। सेवा महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीति पैसे के लिए नहीं की जाती, सेवा के लिए की जाती है। तो ये हमारा अपना उद्देश्य है। दुनिया की मैं न तुलना करता हूँ न उनको कोई सीख देता हूँ। ये स्वांतः सुखाय हम अपने ईमानदारी से काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारी कलम से किसी दूसरे के पेट पर लात न पड़े, किसी का नुकसान न हो, न्याय सबको मिले और उत्पीड़न हमारे द्वारा किसी का न हो। ये कह रहे हैं कि दादाजी मुख्यमंत्री जी से आप मिलते रहते हैं, फोटो भी आपकी देखता हूँ, अक्सर मिलाते हैं। क्या कुछ बातचीत होती, कुछ खास मुद्दे बातचीत होती? जैसे कुछ अधिकारी जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लोग कहते हैं कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त, क्या मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं और मोदी जी भी। देखो कुछ चीजें जब व्यक्ति के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता तो उन्होंने कुछ टेक्निकल चेंजेस कर दी। ये डीबीटी का ट्रांसफर कर दिया, सीधे पेंशन खाते में आती, किसान सम्मान निधि बीच बिचौलिया खत्म कर दिया उन्होंने। ऑनलाइन आप पोर्टल पर नौकरी के लिए आवेदन करो और इंटरव्यू होगा सीधे, और इंटरव्यू के बाद परिणाम आएंगे, है ना। कई बार जाते हैं थाने वाने में, फिर भी वहाँ कई कर्मचारी धीरे से वो बगैर पैसा लिए कुछ काम वाम नहीं करते हैं। इनको कैसे सुधारा? कभी कभी तो हम बड़ी गुस्सा लगती है। देखो पैसा कहीं नहीं लिया जाता, कतई पैसा कहीं नहीं लिया जाता। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अगर पैसा लिया जाता तो व्यक्ति एप्लीकेशन क्यों नहीं देता हमसे पैसा लिया गया। लेकिन अगर जिसने पैसा दिया वो कहने को तैयार हो, व्यक्ति जो लेता उसको जेल भिजवा देंगे हम। लेकिन एक चीज है ना, वो अगर कहेगा तो पता लगे, वो लोग बताते हैं ना कि हम भैया शिकायत कर देंगे तो हमें तो जेल पुलिस डालिए देंगे। पुलिस से कौन पंगा लेगा बताइए? अगर विवेचना भी करना है, कुछ भी करना है, ये अच्छा चलिए पुलिस का छोड़िए, राजस्व में भी हमने देखा कि लेखपाल है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे, टाल मटोल करते रहेंगे। राजस्व में जैसे कानून वो, तो लोगों के कहीं ना कहीं मानसिकता बन चुकी है कि अगर हम पैसा नहीं लेंगे काम, और लोगों को भी है साइड तरीका। ईमानदारी तो हमको लग रहा है धीरे धीरे तमाम सारी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकारी ईमानदार नहीं है, लेखपाल ईमानदार नहीं है ईमानदारी है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्ट ऐसे हैं जो बगैर पैसा लिए, घूस लिए आपका काम नहीं करेंगे। ये आप जो बात कह रहे हो, आपकी बात से हम उतना सहमत हैं कि 2017 में सरकार बनी है योगी जी की। इससे पहले जो प्रदेश में सरकारें रही
वो पैसा कर्मचारियों के माध्यम से वसूली करती थी। हर थाने में उनके पार्टी का एक नेता बैठता था, कप्तान के यहाँ बैठता था, जाते थे और वहाँ कहिए इतना पैसा लीजिए और उसमें हमको हिस्सा दीजिए। तो कर्मचारियों को नशा दिया गया पैसा लेने का, और जन्मदिन के नाम पर इतना पैसा, टिकट के नाम पर इतना पैसा और रैली के नाम पर इतना पैसा। तो कर्मचारियों को उसमें ढाल दिया गया था उस समय कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो कर्मचारी लेता था जनता से। तो आपकी बात 16 आना सही है कि कर्मचारी कुछ तो सुधर गए हैं सरकार बदलने पर योगी जी के, और कुछ लोगों की मानसिकता अभी वही बनी है। तो आपकी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जब पैसा कोई मांगे तो हम दुनिया की बात नहीं करते। हमारे संज्ञान में आ जाए कि कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो हम उसकी मदद करेंगे, और अगर इतने पर भी अधिकारी उनसे पैसा मांगता है तो हम मुख्यमंत्री जी से कह के हम उसको सजा दिलाएंगे। बात तो सही है, आप सही कह रहे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे कोई हॉस्पिटल में है, डॉक्टर क्यों ना लो, डॉक्टर घूस क्यों ना ले, जब वो कभी जाता है कहीं उससे भी घूस लिया जाता है। पुलिस वाला थाने में क्यों ना ले, जब वो जाता है कहीं अलग उससे भी घूस लिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम बदल गया है। लोगों के कहीं ना कहीं एक अंदर जो है ना भ्रष्टाचार धीरे धीरे खुद ही अपने आप में, आप देखिए कि हमने देखा है कि अगर आप कहीं चले जाइए, हम जाएंगे तो उम्मीद सामने वाला करेगा कि उससे पैसा चाहिए। तो अगर हम लेंगे, हम भी कहीं जाते हैं तो हमें हमारे मन में अगर ये रहेगा ना कि हम भी कुछ जुगाड़ में हैं, तो ये सिस्टम चैन जो है ना, वो चैन काफी बनी हुई है। ये तो छोटी चैन है, लेकिन बड़ी बड़ी चैनें ऊपर तक हैं। कह रहे नहीं, पुल जो है कभी कभी होता है ना कि पुल जैसे गिर गया है तो बताते कि पुल ऐसे ही नहीं गिरा है, इससे बहुत सारे लोग गिरे होंगे। जो कमीशनबाजी का लंबा खेल होता है, मैंने देखा है कि लोग कहते नहीं, लेकिन आज भी कमीशनबाजी चल रही है। अब अगर हम बात करें गांव में रहने वाले हैं तो पढ़े लिखे आदमी ज्यादा हम हैं नहीं, इसलिए उतना नहीं। इसको कहते हैं चोर चोर मौसरे भाई। एक दे रहा एक ले रहा तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, और जब प्रमाण नहीं है तो बाहर आवाज नहीं है। तो आवाज नहीं तो मान सकते हैं कि ये व्यक्ति ये हुआ होगा, लेकिन देने वाला खुश लेने वाला खुश, तो बीच का मुर्गी की तीसरी टांग का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर जो पकड़ा गया वही चोर है, और जो पकड़ा गया नहीं, बस बस है ना। तो आप सोचिए कि अगर पकड़े गए तो आप चोर हैं, नहीं नहीं। पकड़ने का तीसरा फार्मूला ये है कि हम लोग राजनीतिक जीवन में है कि अगर कोई अपराध करता है और हम अगर अपराधी के खिलाफ हैं तो समाज के तमाम लोग सामने आ जाते हैं कि इसको यह बचना चाहिए, और घुमाते अपने। तो जब अपराधी को बचाने वाले समाज में ज्यादा लोग हैं तो स्वाभाविक तौर से उनका भी एक बड़ा प्रभावशाली समाज है। तो कुछ चीजें समाज में भगवान राम के समय भी रही है, तमाम त्रुटियां हर शासन काल में रही है। तो ये व्यक्तिगत स्वभाव है, जो व्यक्ति खराब स्वभाव का है तो खराब स्वभाव का रहेगा। चलिए छोड़िए, सरकार योगी जी की, मोदी जी की बढ़िया चल रही है, और अच्छी चल अनुसूचित रही जात है। के लोगों का भी सुरक्षा है, किसानों का भी भला है, महिलाओं नहीं के ये सशक्तिकरण चीज का तो भी है। हम लोग जाते लेकिन हैं। आपकी बात से इतना समझ कि अभी सरकार को बहुत कुछ करना है। इतनी बात कहने के बाद हम आपकी बात से 90% सहमत कि आपकी रिपोर्ट सही है, क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार के नाते आपकी जो खोजी बातें हैं वो अंदर से आप लाए हो, और उस विषय पर मतलब हमारी भी पैनी दृष्टि है कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और लोगों में नैतिकता का भाव भी आना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की सौदाबाजी न करें। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कॉलोनी गांव में आवास आता है तो जो पैसा वाला व्यक्ति है वो पैसा लेके अधिकारी को प्रलोभन देने की कोशिश करता है कि हमसे पैसा ले लो, ये आवास हमको दे दो। ये चीज तो देख रहे हैं कि आप गलत काम नहीं करा सकते हैं, और ना आप सिफारिश भी करते हैं। सामने घर है आपके बड़े चाचा का, हम गए हैं अंदर, 2 बने हुए हैं सत प्रधान, जो बताते हैं ना कि अगर स्लेब पड़ गई है तो आपको आवास नहीं मिलेगा। शायद यही लफड़ा यहाँ आपके सामने है ना। और इसमें आप भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब ये देखिए, अगर यही सिस्टम से होता तो हो जाता। तो कहीं कोई सिस्टम चल नहीं रहा है, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। ये सच्चाई है ना। अगर यही सिस्टम हो गया होता तो यही कॉलोनी मिल गई होती। मैंने देखा कि अंदर सामने तो कच्चा है, अंदर 2 मकान 2 कमरे हैं, तो इसमें भाई सिस्टम नहीं चलेगा। पात्रता श्रेणी में नहीं है, मकान का देखना अलग बात है। हाँ, मतलब इनके पास लेकिन पात्रता हो जाएगी। तमाम सारी जगह मैंने देखा पात्र हैं, ऐसे ही हैं, मकान बने तो वो उसमें रिपोर्ट लगा देते हैं, इनका चूल्हा अलग है, उनका चूल्हा अलग है। चूल्हा जब भी अलग होगा जब
सिस्टम होगा। वैसे आप दिखाते रहिए, चूल्हा अलग नहीं। हाँ, तो कमरा चूंकि बना है, आते हैं वही देख लेते हैं, उसको फोटो खींच के डाल देते हैं, यही वजह है। नहीं यही तो वजह। हाँ, नहीं तो लेकिन पालने आज के हकदार हैं काफी लोग गरीब यहाँ आदमी। पर, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि समय भी आपका नहीं लेंगे, महत्वपूर्ण समय हो तो सुबह से आप बैठे जनता दरबार लगा देते हैं, जन सुनवाई करते हैं लोगों की। और इस ठंडक में धूप भी आज निकली हुई है। ये कह रहा हूँ कि क्या है आपके आयोग में इस समय क्या चल रहा है? आयोग में हमारा आयोग 1995 में इसका गठन हुआ था और वो तब से काम कर रहा है। और हम 2024 में हमारी नियुक्ति हुई थी। संक्षेप में आपको बता दें कि 95 से 2024 तक आयोग ने 4 साल में जितनी सुनवाई की थी उतनी सुनवाई हमने 1 साल में कर दी है। हाँ, ये तो है। यानी हम 4 गुना काम हमने किया है। ये मुकदमा की सुनवाई की बात हुई। लेकिन बैठने की बात है, सोमवार से शुक्रवार तक हम प्रतिदिन बैठते हैं, आने वाला पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई करके और उसके प्रार्थना पत्र को तुरंत देख के और हम तुरंत उसका निस्तारण करते हैं, चाहे डीएम कप्तान जहाँ कहीं भी, चाहे पत्र के माध्यम चाहे फोन के माध्यम से हम उसकी समस्या का समाधान अधिकतम कर देते हैं कि जिससे हमारे आयोग में मुकदमा में आके और कई साल तक चक्कर न लगाए। जी। क्योंकि 8-8 साल 9-9 साल तक के पेंडिंग मुकदमे थे, हम बैठे तो हमने वो लगभग खत्म किया। तो अब हमारे बैठने से सप्ताह भर बैठते हैं तो नए मुकदमे उसमें पंजीकृत नहीं होने पाते, क्योंकि उसका निस्तारण हम तुरंत पत्रावली एप्लीकेशन देके वही कर देते हैं और व्यक्ति खुश होकर चला जाता है। और बाकी जो केस पेंडिंग है या कोई कठोर तो जो पेचीदा मामला जहाँ पर हमको डीएम कप्तान एडिशनल मतलब किसी अधिकारी को तलब करना होता है वो हम मुकदमे में लेते हैं और उनका भी पूरी ईमानदारी के साथ और यथाशीघ्र हम उनका निस्तारण करते हैं। तो ये बैजनाथ रावत जी हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ईमानदारी की चर्चाएं तो पिछले काफी समय से ही हैं और इनका सरल स्वभाव है, कोई भी आके इनसे मिल सकता है, कभी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। और ये लखनऊ में भी इनका ऑफिस है, लखनऊ में भी बैठते हैं। कहाँ पर है जगह? इंदिरा भवन में है, 10वें तल पर है। हाँ, लखनऊ। तो अगर आपके पास अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कोई शिकायत है, पीड़ित है, तो आप आपसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, हमारे पास हमको सुनते हैं जी जी और हम यथाशीघ्र जल्दी निस्तारण करते हैं। अरे आगे भी मैं कर रहा हूँ, 72 साल के अब हो गए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छा स्वस्थ रहें, अच्छा से ऐसे ही लोगों को न्याय दिलाते रहें, क्योंकि तमाम सारे जो नेता हैं अच्छे लोग नहीं मिल पाते। ये कहाँ से लोग आए हुए हैं आपके पास में? बहुत दूर दूर से लोग आए। देखिए यहाँ पर तमाम सारे लोग आए, लखनऊ से भी आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं जी। हाँ अच्छा, हाँ, लखनऊ से भी आए हैं। क्योंकि आपको आपका सरल स्वभाव है ना, लोगों से एक बार मिलता है वो आपसे मिलता रहता, मैंने देखा है। काफी क्योंकि आपने मार्केट भी आपने बना रखा। अच्छा ये बताइए कि बहुत लोग बहाने कर जाते हैं, नेता मिलते नहीं है, कभी सोचा है आपने कि जो आया, जो व्यक्ति आया, सुबह से आया, बैठा है, आप मिलते, कभी सोचा कि मन नहीं, आज नहीं, आप आज हम सुनवाई नहीं करेंगे, बता दो? नहीं, ये नहीं, दादाजी हमारी तबीयत खराब तभी हम सुनते हैं। अच्छा। क्योंकि व्यक्ति की पीड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारी बीमारी महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है। तभी आप बीमार भी थे, तभी बैठे रहते थे। हाँ, तभी फोन पे भी आप ज्यादा बात करते हैं। हम लोगों को बुलाते नहीं, वहाँ भी आयोग में भी जिन लोगों की तारीखें लगती हैं और अगर हमारे संपर्क में है तो उससे कहते हैं कि जो तारीख पर फालतू का भाड़ा किराया न खर्च करो, हमसे फोन से पता करो, हम जो अगली तारीख लगने वाली हम तारीख भी बता देते हैं। आप बता देते हैं। किसी तरह से हम पीड़ित को हम ज्यादा सताना नहीं चाहते, जबकि नियम है कि हर पेशी पर वो आए, लेकिन जब आवश्यक हम तभी बुलाते हैं। बाकी हम फोन से उनको सूचना देते कि ये तारीख आपकी थी, लेकिन इस तारीख बाद जब आपकी तारीख ये हो गई है। नहीं, आप तो हैं। ये बाराबंकी का भुलभुलिया गांव है और यहाँ पर जन सुनवाई चल रही है। रविवार का दिन है, तमाम सारे लोग हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों तमाम सारे लोगों से मिलना है, शिकायत भी सुननी है और फोन भी आते हैं, अटेंड करना भी, कई फोन आ रहे थे, वो रोक दिया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि न्यूज ऑफ नेशन ये चैनल बाराबंकी का है और श्री सतीश कश्यप जी
हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही ईमानदार हैं। किसी घटना को ये सच ही दिखाते हैं, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं करते। तो इनका चैनल बहुत ही विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। इनकी जितनी खबरें आती हैं वो तथ्यपरक होती हैं। इसलिए आप सब लोग इनके चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ करके अपनी समस्या भी इनके चैनल पर आप भेज दें तो भी प्रकाशित हो जाएंगी। जी। आपका भी मैंने देखा सोशल मीडिया से आप भी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया बड़ा माध्यम से है। जी, जी। अपने विचारों को पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है। और अगर अपनी भी है तो उससे हम तमाम लोगों की समस्याओं को आगे पहुंचा देते हैं। तो ये आज रास्ता क्यों नहीं बनवाते? उस सामने आए तो पानी भरा हुआ था, जो रास्ते में आप अब उधर वो से आए हैं, कुछ लोगों से कहिए थोड़ा सा, अधिकारियों को, कि भाई इधर से लोग आते हैं, गाड़ियां 4 पहिए अगर आए बड़ी गाड़ी तो फंसी जाएगी। अब किसी जगह का कोर्ट से लोगों ने स्टे ले रखा है। अच्छा। जो वहाँ पुलिया बननी चाहिए थी हाँ। उसको स्टे ले लिया था और नहीं बनी थी। पानी हमेशा जहाँ जाता था वो जमीन किसी के नाम लिखी है बैनामा के जरिए। अच्छा। पहले जिसके नाम थी उसको आपत्ति नहीं थी। मतलब कोर्ट और कचहरी का सब सड़कों पे ये चल रहा है। वो जो बैनामा दिया गया तो उसे पुलिया बनाने नहीं दिया, वो कर ले दिया स्टे। ये जरूर इसलिए इसलिए पुलिया नहीं बनी, इसलिए पानी से घूम रहा है। देख रहे रास्ता बड़ा खराब है। हमने कहा आज आयोग के अध्यक्ष से मिलने जा रहे, रास्ते में देखा, हमने कहा ये जरा सच्चाई आप ही से पूछेंगे क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि कोई दिखाएगा कि बताइए आप अध्यक्ष जी हैं लेकिन ये नहीं काम करवा पा रहे हैं। हाँ तो जहाँ पुलिया थी उसका स्टे है, इसके हाँ। होने के कारण वहाँ पुलिया नहीं बन पाई। जी। अगर पुलिया बन जाए तो फिर पूरे गाँव समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये थे बैजनाथ रावत जी जो बातचीत कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर आप भी अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंध रखते हैं, कोई समस्या है तो आप सीधे इनसे बातचीत कर सकते हैं। वैसे भी हर किसी की सुनवाई ये करते हैं, बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं। चारा काटने वाले ये मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं। कभी खेतों में आपको मिलेंगे, कभी योगा कराते मिलेंगे। आज जब आए तो ये आज जन सुनवाई कर रहे थे, तो इनको मैंने सुबह सुबह पकड़ लिया, बातचीत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही नेता की जरूरत है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में। तो कोई दिखावा नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, आम पब्लिक के लोग आए मिले। सतीश कश्यप, न्यूज ऑफ नेशन, भारत।